नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 851 8वां स्तर पत्थर। करण और लांजी ने उस आकृति की ओर झुककर कहा, सम्राट छिंगत्यान को प्रणाम। आकृति ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम छिंगत्यान भोज की तलाश में आए हो? वह इस गुप्त क्षेत्र में है। फिर उसने आगे कहा, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। वह एक बक्से में रखा है, तुम्हें उसे स्वयं ढूंढना होगा। और याद रखो, भूल भुलैया का निकास उसके केंद्र में है। ये कहकर वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। करण ने तुरंत समझ लिया, यह असली व्यक्ति नहीं था, सिर्फ एक प्रक्षेपण, क्योंकि वह आकृति उनकी ओर देख भी नहीं रही थी, मानो केवल पहले से रिकॉर्ड किया हुआ संदेश हो। लांजी ने सिर हिलाया, तो ये भूल भुलैया है, और वह बक्सा कहाँ है? दोनों अभी सोच ही रहे थे कि अचानक चारों ओर स्वर पृथ्वी की शक्ति उठी। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब होश आया, वे एक सफेद दीवार के सामने खड़े थे। करण ने चारों ओर देखा। यह एक लंबा, घुमावदार मार्ग था। ऊपर देखा तो असीम शून्य का भयानक प्रवाह था। करण का चेहरा बदल गया। ये शून्य उथल पुथल है। यह अत्यंत खतरनाक था। यहाँ तक कि सम्राट स्तर के योद्धा भी इसमें खो सकते थे। ये केवल तब दिखाई देता है जब किसी सम्राट का गुप्त क्षेत्र टूटने के कगार पर हो। करण स्तब्ध रह गया। तो ये सच में सम्राट का गुप्त क्षेत्र है, और वह भी विनाश के कगार पर। लांजी भी चकित थी। कुछ क्षण बाद करण ने कहा, अगर यह भूल भुलैया है, तो क्यों न सीधे दीवार तोड़ दें? उसने दीवार पर हाथ रखा, पर तुरंत उसका चेहरा बदल गया। यह दीवार साधारण नहीं थी। यह 8वें स्तर के पत्थर से बनी थी, इतना मजबूत कि संत स्तर के योद्धा को भी इसे काटने में कठिनाई होती। लांजी ने भी दीवार छूकर देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब क्या करें? करण कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने आंखें बंद कीं और अपनी दैवीय दृष्टि सक्रिय की। अचानक वह चौंक गया। मेरी दैवीय दृष्टि और भी शक्तिशाली हो गई है। पहले वह कुछ दूरी तक ही देख पाता था, पर अब वह 1000 ली दूर तक देख सकता था। ये परिवर्तन उसकी आत्मा के स्तर बढ़ने से हुआ था। पर जब उसने इस भूल भुलैया को देखने की कोशिश की, तो उसे बाधा मिली। 8वें स्तर का पत्थर उसकी दृष्टि को रोक रहा था। वह केवल 10 दीवारों तक देख पा रहा था। करण ने भौहें सिकोड़ लीं, फिर मुस्कुरा दिया। फिर भी यह दूसरों से बेहतर है, क्योंकि बाकी योद्धा कुछ भी नहीं देख सकते थे, पर वह कम से कम 10 दीवार पार देख सकता था, जिससे बक्सा ढूंढना काफी आसान होगा। लांजी ने पूछा, क्या हुआ? करण मुस्कुराया। उसने धीरे से लांजी के बाल छुए और मजाक में बोला, तुम हर जगह सुंदर लगती हो, यहाँ इस पत्थर की दीवार के सामने भी। लांजी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने सिर झुका लिया। करण ने समझाया, मैंने अभी अपनी प्रतिभा शक्ति का उपयोग किया और पाया कि वह और भी मजबूत हो गई है। लांजी हैरान रह गई। तुम्हारी प्रतिभा शक्ति तो औषधि निर्माण है, और वह तो पहले ही दैवीय स्तर की है, फिर वह और कैसे बढ़ सकती है? करण गर्व से मुस्कुराया, क्योंकि वह मेरी एकमात्र प्रतिभा शक्ति नहीं है। लांजी चौंक गई। करण ने कहा, मेरे पास दूसरी प्रतिभा शक्ति भी है, और वह विकसित होने वाली शक्ति है। ये सुनकर लांजी की आंखों में आश्चर्य भर गया, क्योंकि 2 प्रतिभा शक्तियां, वह भी इतनी शक्तिशाली। ऐसे योद्धा पूरे युआन महाद्वीप में बहुत दुर्लभ थे, और अब इस रहस्यमयी भूल भुलैया में करण की यही शक्ति निर्णायक भूमिका निभाने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी को फॉलो करना न भूलें। अध्याय 852 चाबी। लांजी ने आश्चर्य से पूछा, दूसरी? एक योद्धा तो केवल एक ही प्रतिभा शक्ति प्राप्त कर सकता है, तुमने 2 कैसे प्राप्त की? करण ने सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। ये प्रश्न उसे भी हमेशा उलझाता था। पर लांजी मुस्कुराए,
ये तो अच्छी बात है। शायद तुम्हारी विकसित होने वाली प्रतिभा शक्ति एक दिन दैवीय स्तर तक पहुंच जाए। करण चौंक गया। दैवीय स्तर? क्या विकसित होने वाली शक्ति इतनी बढ़ सकती है? लांजी ने सिर हिलाया। मैंने ये अपने गुरु से सुना है। उन्होंने कहा था, विकासशील प्रतिभा शक्तियाँ अत्यंत दुर्लभ होती हैं। उनके विकास के तरीके भी अलग अलग होते हैं, पर उन्हें बढ़ाने की शर्तें ढूंढना बहुत कठिन होता है। अक्सर ऐसा होता है कि वह शक्ति अपने स्वामी के मरने तक पूरी तरह विकसित ही नहीं हो पाती। फिर उसने कहा, लेकिन गुरु का मानना है कि ऐसी प्रतिभा शक्तियों में दैवीय स्तर तक पहुंचने की क्षमता होती है। ये सुनकर करण के दिल में खुशी दौड़ गई। अगर उसकी स्वर्ग दृष्टि शक्ति दैवीय स्तर तक पहुंच जाए तो उसकी क्षमता अकल्पनीय हो जाएगी। शायद वह लाखों ली दूर तक देख सके, और संभव है उसमें नई शक्तियां भी जुड़ जाएं। कुछ देर बाद करण ने पूछा, और तुम्हारी क्या तुम्हें कोई प्रतिभा शक्ति मिली? लांजी मुस्कुराए। मिली है, वह स्वर्गीय स्तर की है, पर वह स्वभाव से जुड़ी शक्ति है, युद्ध में बहुत उपयोगी नहीं। करण तुरंत समझ गया। अब उसे पता चल गया कि लांजी की बांसुरी इतनी शक्तिशाली क्यों थी। वह बोला, ये शक्ति बहुत उपयोगी है, विशेषकर रक्षा और मन को भ्रमित करने में। लांजी हल्का सा मुस्कुराए। पहले मुझे लगता था ये बेकार है, लेकिन अब उसने शर्माते हुए करण की ओर देखा। मुझे ये पसंद है। करण हंस पड़ा। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। फिर करण ने कहा, चलो छिंगत्यान भोज और निकास ढूंढते हैं। छिंगत्यान भोज आत्मा से जुड़ा अत्यंत दुर्लभ खजाना था। ये करण के परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन करण जानता था यहाँ बहुत से योद्धा इसे पाने आए होंगे, और सबसे जरूरी था लांजी की सुरक्षा। इसलिए उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर दोनों भूल-भुलैया में आगे बढ़ने लगे। करण बीच बीच में अपनी स्वर्गदृष्टि का उपयोग करता, दीवारों के पार देखकर सही रास्ता खोजता। उसका लक्ष्य था पहले निकास ढूंढना, क्योंकि अगर रास्ता मिल गया तो वे खजाना लेकर तुरंत बाहर निकल सकते थे। तभी लांजी ने कहा, करण देखो। उसने दूर इशारा किया। वहां एक चमकती हुई वस्तु थी। वह चाबी जैसी दिख रही थी। करण मुस्कुराया। वह इसे पहले ही अपनी दृष्टि से देख चुका था। दोनों वहां पहुंचे। करण ने चाबी उठाई। उसने ध्यान से महसूस किया, इसमें आध्यात्मिक आभा है। शायद ये बक्सा खोलने की चाबी है। फिर उसने कहा, मुझे पता है एक बक्सा कहाँ है। दोनों आगे बढ़े। 3 मोड़ पार करने के बाद उन्हें एक लाल बक्सा मिला। करण घुटनों के बल बैठ गया। उसने बक्से को छुआ और तुरंत चौंक गया। यह 8वें स्तर की धातु से बना है। वह हंस पड़ा। सच में काफी घमंडी है। इतना ही नहीं, उस बक्से पर आध्यात्मिक आभा भी थी, जिसका मतलब था इसे भंडारण अंगूठी में भी नहीं रखा जा सकता। अब सवाल था, इस बक्से के अंदर क्या वही छिंगत्यान भोज छिपा था, या ये केवल भूल-भुलैया का एक जाल था? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी को फॉलो करना न भूलें। अध्याय 853 शांत आत्मा वृक्ष। 8वें स्तर की धातु से बना ये बक्सा अत्यंत मजबूत था। इसे तोड़ना लगभग असंभव था, जब तक कोई सम्राट स्तर का योद्धा या शक्तिशाली दिव्य अस्त्र न हो, वरना आधा साल लगातार प्रहार करने पर भी ये खुलने वाला नहीं था। लांजी ने कहा, करण चाबी से कोशिश करो। वह भी उत्सुक थी। आखिर इस बक्से में क्या छिपा होगा? करण ने सिर हिलाया। उसने चाबी ताले में लगा दी। जैसे ही उसने घुमाने की कोशिश की, चाबी की आध्यात्मिक आभा बक्से की आभा से मिल गई। कड़क एक हल्की आवाज आई। बक्सा खुल गया। करण ने ढक्कन उठाया। दोनों अंदर देखने लगे। अंदर एक काली टहनी पड़ी थी, लगभग 1 इंच लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, मानो कोई बेकार लकड़ी हो। पर करण और लांजी की आंखें चमक उठीं। दोनों एक साथ बोले, शांत आत्मा वृक्ष। करण ने उसे सावधानी से उठाया। उसके चेहरे पर खुशी थी। ये 9वें स्तर का आध्यात्मिक पौधा था, और इसकी विशेषता थी, ये लंबे समय तक अपनी शक्ति नहीं खोता। इससे औषधि बनाई जा सकती थी, पर इसका सबसे बड़ा उपयोग साधना की गति बढ़ाना था। यदि इससे एक ध्यान आसन बनाया जाए, तो उस पर बैठकर साधना करने वाला अत्यंत शांत मन से अभ्यास कर सकता था, और उसकी साधना गति काफी बढ़ जाती थी। इतना ही नहीं, यह मानसिक थकान को भी कम करता था। ऐसा आसन किसी भी महान शक्ति के लिए अनमोल खजाना होता, जो पीढ़ियों तक
संभाल कर रखा जाता। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा था यहाँ केवल छिंगत्यान भोज होगा, पर यहाँ तो ऐसे खजाने भी हैं। लांजी हंस दी। अगर उन योद्धाओं को पता चलता तो जो लोग नहीं आए वे पछताते। कर्ण ने सिर हिलाया, शायद नहीं। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर सबको पता चल जाए कि यहाँ ऐसे खजाने हैं तो क्या होगा? लांजी कुछ पल सोचती रही, फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये भूल भुलैया असल में एक विशाल जाल थी, जहां सैकड़ों योद्धा एक दूसरे से टकराएंगे और फिर इन खजानों के लिए खून की लड़ाई होगी। कर्ण ने धीरे से कहा, 200 से अधिक मार्शल वंदनीय यहाँ आए हैं और उनके साथ असंख्य योद्धा भी। देखना कितने लोग जिंदा बाहर निकलेंगे। लांजी के दिल में सिहरन दौड़ गई। कर्ण ने बक्सा बंद कर दिया। तभी पास के मोड़ से 7 योद्धा बाहर आए। उन्होंने कर्ण और लांजी को देखा, फिर उनकी नज़र बक्से पर पड़ी और तुरंत कर्ण के हाथ में पकड़े खजाने पर टिक गई। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। एक गंजा योद्धा आगे बढ़ा। उसने पहले लांजी को घूरा। उसकी आंखों में गंदी चमक थी। फिर उसने कहा, दोनों खजाना नीचे रखो और हथियार भी। लांजी चौंक गई। उसने महसूस किया उसे इन योद्धाओं की शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। पर तभी कर्ण की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने गरज कर कहा, दफा हो जाओ। क्षण भर में उसकी भयानक आभा चारों ओर फैल गई। खूनी हत्या की भावना सातों योद्धाओं को घेर गई। उनके चेहरे तुरंत बदल गए, मार्शल वंदनीय। उनकी आंखों से सारा लालच गायब हो गया। डर से वे तुरंत पीछे हटे और बिना एक शब्द बोले भागते हुए गायब हो गए। अब भूल भुलैया में सिर्फ 2 लोग खड़े थे, कर्ण और लांजी। पर उन्हें पता था ये शांति बहुत देर टिकने वाली नहीं, क्योंकि जल्द ही छिंगत्यान भोज के लिए पूरा गुप्त क्षेत्र युद्धभूमि बनने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी को फॉलो करना न भूलें। अध्याय 854। 10 में से कोई जीवित नहीं। लांजी ने गहरी सांस ली। तो वे सब मार्शल वंदनीय से नीचे के योद्धा थे। उसे अभी भी आश्चर्य हो रहा था, लेकिन मैं उनकी शक्ति महसूस ही नहीं कर पाए, यहाँ तक कि जब वे मेरे सामने आ गए। कर्ण ने दीवार की ओर मुट्ठी मारी। उसका चेहरा गंभीर था। इन दीवारों की वजह से ये पत्थर दिव्य चेतना, आवाज और संवेदन सबको रोक देता है, इसलिए तुम उन्हें पहले महसूस नहीं कर पाई। लांजी ने तुरंत मुख्य बात समझ ली, मतलब कोई योद्धा पहले से दुश्मन का पता नहीं लगा सकता और न ही दूसरे की असली शक्ति देख सकता है। कर्ण ने सिर हिलाया, हाँ, यही इस भूल भुलैया का असली उद्देश्य है। ये जगह योद्धाओं को एक दूसरे से लड़ाने के लिए बनाई गई है। कर्ण ने लांजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लांजी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे यह एहसास अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। तभी कर्ण ने एक जैड की शीशी निकाली। उसने उसे लांजी को दिया। ये निषिद्ध गोलियां हैं। इनके साथ निषिद्ध तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ये बहुत काम आएंगी। फिर कर्ण ने उसे पूरी निषिद्ध तकनीक समझाई। लांजी बहुत बुद्धिमान थी। 2 बार सुनने के बाद वह तकनीक समझ गई। कर्ण ने चेतावनी दी, इस तकनीक को अकेले इस्तेमाल मत करना, इसे निषिद्ध गोली के साथ ही प्रयोग करना, वरना 3 सांसों में ही योद्धा का शरीर टूट सकता है। लांजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते रहे। वे रास्ता भी खोज रहे थे और चाबी व खजाने के बक्से भी। कुछ देर बाद कर्ण अचानक रुक गया। उसके सामने कई लाशें पड़ी थीं, कटे हुए हाथ पैर, खून, टूटे हथियार। लांजी का चेहरा गंभीर हो गया। कर्ण ने धीरे से कहा, ये 10वां समूह है जिसकी लाशें हमने देखी हैं। इस भूल भुलैया में वे कई दलों से मिल चुके थे। कुछ लोग शांतिपूर्ण थे, वे जानकारी साझा करते और फिर अलग हो जाते। कुछ दल बुरी नीयत वाले थे, लेकिन जैसे ही कर्ण और लांजी ने मार्शल वंदनीय की आभा छोड़ी, वे डर कर भाग गए। अधिकतर मामलों में कर्ण ने उन्हें जाने दिया, क्योंकि मार्शल वंदनीय से नीचे के योद्धा उसके लिए चींटियों जैसे थे। उन्हें मारना उसके हाथ गंदे करने जैसा था। लांजी ने चारों ओर देखा। खजाने के लिए ये योद्धा अब बड़े पैमाने पर लड़ रहे हैं। कर्ण ने ऊपर देखा। वहां अंतरिक्ष का भयानक प्रवाह दिखाई दे रहा था। वह बोला,
ये सम्राट वु का गुप्त क्षेत्र है। भले ही ये टूटने के कगार पर हो, लेकिन इसका क्षेत्र अब भी बहुत विशाल है। पता नहीं निकास कब मिलेगा। फिर उसने धीरे कहा, अगर ये लड़ाई जारी रही तो मार्शल वंदनीय से नीचे के लगभग सभी योद्धा मर जाएंगे। 10 में से शायद एक भी नहीं बचेगा। करण के मन में एक अजीब भावना उठी। उसे लगा ये सब जानबूझकर बनाया गया है। ये भूल भुलैया मानो योद्धाओं को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर रही थी। छिंगत्यान सम्राट, करण ने मन में सोचा। नाम तो अच्छा है, पर शायद वह कोई अच्छा इंसान नहीं था। लांजी ने भी चारों ओर देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अब तक हम किसी मार्शल वंदनीय दल से नहीं मिले, लेकिन अगर मिले। वह रुक गई, फिर बोली, तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। करण ने धीरे सिर हिलाया। ये भूल भुलैया बहुत सनकरी थी। अगर कई मार्शल वंदनीय एक साथ उन्हें घेर लें तो बच निकलना बहुत कठिन होगा, और इस जगह में एक गलती का मतलब था मौत। लेकिन करण की आंखों में डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था अब इस भूल भुलैया में असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी को फॉलो करना न भूलें। अध्याय 855 चिन्वु। करण ने गहरी सांस ली। लगता है हमें भी दूसरे मार्शल वंदनियों के साथ मिलकर चलना होगा। वह इस समस्या को पहले ही समझ चुका था, लेकिन यहाँ वह किसी भी मार्शल वंदनीय को नहीं जानता था, और किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना भी कठिन था। भले ही कोई दल मिल जाए, वे लोग उसकी जड़ नहीं जानते, इसलिए वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकता था। करण ने खुद को समझाया, जो होगा देखा जाएगा। शायद हमें जल्द ही निकास मिल जाए। ये जगह बहुत खतरनाक थी, इसलिए करण ने तय किया, अगर निकास मिल गया तो वह तुरंत बाहर निकल जाएगा। जहां तक शांत आत्मा वृक्ष और छिंगत्यान भोज का सवाल था, मिल जाएं तो अच्छा, न मिलें तो भी ठीक। और जहां तक युनशात्यान की बात थी, करण ने अभी बदला लेने का विचार छोड़ दिया। पहले वह सोच रहा था, अगर मौका मिला तो सीधे उसे मार देगा, लेकिन अब इस भूल भुलैया की स्थिति बहुत जटिल थी। सबसे जरूरी था लांजी की सुरक्षा। करण बोला, चलो तेज चलते हैं। उसने लांजी का हाथ पकड़ा और अपनी स्वर्ग दृष्टि से रास्ता देखने लगा, साथ ही आसपास के योद्धाओं की गतिविधि भी देखता रहा। अब तक वह 5 से अधिक दलों से बच चुका था, क्योंकि यहाँ किसी की असली शक्ति पता नहीं चलती थी। अगर 5 मार्शल वंदनीय एक साथ मिल जाएं और उनकी नीयत खराब हो, तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। इस संकरी भूल भुलैया में संख्या बहुत मायने रखती थी। अगर बाहर होते तो करण के लिए भाग निकलना आसान था, लेकिन यहाँ भागने की जगह ही नहीं थी। करण ने मन ही मन गाली दी, धत तेरे की, सम्राट वु का ये गुप्त क्षेत्र। उधर दूसरी ओर नीले कपड़े पहने लड़की शियाओ लुओ दीवार को छूते हुए बोली, बहन चिन्वु, ये तो भूल भुलैया है। हम उस युनशात्यान को कैसे ढूंढेंगे? सुंदर स्त्री चिन्वु ने भौहें सिकोड़ लीं। वह बोली, ये सम्राट वु का गुप्त क्षेत्र है, और इसमें छिंगत्यान भोज जैसा खजाना है। अब बदला लेना सबसे जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है यहाँ से जिंदा बाहर निकलना। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर उस दुष्ट युनशात्यान ने हमें देख लिया तो इस संकरी जगह में हमारे बचने की कोई संभावना नहीं होगी। शियाओ लुओ ने गुस्से से मुंह फुला लिया। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। चिन्वु ने सिर हिलाया, मैं यहाँ सिर्फ किस्मत आजमाने आई थी। सोचा था अगर मौका मिला तो उसे मार दूंगी, लेकिन अब पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। फिर उसने सख्ती से कहा, मेरे पीछे रहना, कभी भी अलग मत होना। यहाँ न दिव्य चेतना काम करती है, न संवेदन। अगर तुम खो गई तो बहुत खतरा होगा। शियाओ लुओ ने जल्दी से आंखें बंद कर दिव्य चेतना का प्रयोग किया, लेकिन सचमुच वह काम नहीं कर रही थी। उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया, क्योंकि यहाँ 200 से अधिक मार्शल वंदनीय आए थे, और न जाने कितने अन्य योद्धा भी। अगर किसी की बुरी नज़र पड़ गई तो परिणाम भयानक होगा। बाहर की दुनिया में मार्शल वंदनीय अकेले घूमते थे, क्योंकि वहाँ भागने की जगह होती थी, लेकिन यहाँ भागना भी मुश्किल था। चिन्वु ने कहा, मेरे पीछे आओ, और वह शियाओ लुओ को लेकर भूल भुलैया में तेजी से आगे बढ़ने लगी। वे रास्ते में कभी कभी चाबियां देखते, लेकिन उन्हें उठाते भी नहीं थे। उनका लक्ष्य सिर्फ
निकास ढूंढना था। अगर उन्हें कोई योद्धा दिखता तो वे छिप जाते, अगर छिपना संभव न हो तो वे अपनी मार्शल वंदनीय आभा छोड़ते। अधिकतर लोग उन्हें देखकर दूर चले जाते, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। इस बार उनका सामना 3 योद्धाओं से हुआ। चिन वू ने अपनी शक्ति की आभा छोड़ी, लेकिन इस बार वे तीनों डरे नहीं, बल्कि और तेजी से उनका पीछा करने लगे। चिन वू का चेहरा बदल गया। बुरा हुआ, वे तीनों मार्शल वंदनीय हैं। शियाओ लुओ, मेरे साथ रहना। उसने शियाओ लुओ का हाथ पकड़ा और दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। पीछे से तीनों योद्धा हंसते हुए चिल्लाए, भागो मत, बस अपनी भंडारण अंगूठियां दे दो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन चिन वू अच्छी तरह जानती थी, इस भूल भुलैया में ऐसे वादों का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ खजाने के लिए लोग किसी को भी मार सकते थे, और अब उनकी जान बस कुछ ही क्षणों पर टिकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आगे क्या होगा जानने के लिए हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी चैनल को जरूर फॉलो करें। अध्याय 856, संकट में। उन तीनों योद्धाओं की बातों पर भरोसा करना मूर्खता होती। चिन वू और शियाओ लुओ दुनिया से अनजान नहीं थीं। वे अच्छी तरह जानती थीं, अगर वे रुक गईं तो न केवल उनकी चीजें लूट ली जाएंगी, बल्कि संभव है उन्हें मार भी दिया जाए, और शायद उससे भी बुरा कुछ हो। ये सोचकर चिन वू का दिल घबराने लगा। दोनों ही असाधारण सुंदर थीं। जब उनका संप्रदाय अभी भी मौजूद था तो विवाह प्रस्तावों की कभी कमी नहीं थी। अब अगर ये 3 दुष्ट योद्धा उन्हें पकड़ लेते तो उनका अंजाम सोचना भी डरावना था। चिन वू ने मन ही मन सोचा, काश मैंने अपना चेहरा बदल लिया होता। लेकिन कौन सी स्त्री खुद को बदसूरत बनाना चाहती है। तभी शियाओ लुओ घबराकर बोली, बहन चिन वू, मुझे छोड़ दो, वे तुमसे तेज नहीं हैं, तुम अकेली जरूर बच जाओगी। अब उसे समझ आ गया था, उसकी वजह से बहन की गति धीमी हो गई थी। उसे अपनी जिद पर पछतावा होने लगा। चिन वू ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो। उसके पास बहुत बोलने का समय नहीं था, लेकिन उस आवाज में डांट से ज्यादा चिंता थी। शियाओ लुओ रोने लगी, बहन, सब मेरी गलती है, अगर मैं साथ न आती तो तुम खतरे में नहीं पड़ती। ओह! अचानक चटाक, चिन वू ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। शियाओ लुओ के गाल पर हथेली का निशान उभर आया। उसका रोना तुरंत रुक गया। चिन वू चिल्लाए, चुप। फिर वह पूरी ताकत से दौड़ने लगी। शियाओ लुओ ने आंसू पोंछे। अब वह चुपचाप पीछे दौड़ने लगी। हालांकि चिन वू बहुत तेज थी, लेकिन शियाओ लुओ को लेकर उसकी गति काफी कम हो गई थी। पीछे से तीनों मार्शल वंदनीय भद्दी मुस्कान के साथ तेजी से करीब आते जा रहे थे। कुछ ही क्षणों में वे उन्हें पकड़ लेते। चिन वू ने गहरी सांस ली, फिर अचानक शियाओ लुओ को नीचे उतार दिया। वह उसके सामने खड़ी हो गई। पीछे से तीनों योद्धा करीब आ रहे थे। चिन वू बोली, लुओ, तुम भागो, मैं बाद में तुम्हें पकड़ लूंगी। शियाओ लुओ तुरंत समझ गई, बहन उसके लिए रास्ता बना रही थी, लेकिन ये भूल भुलैया दिव्य चेतना को रोकती थी। अगर वे अलग हो गईं तो शायद कभी दोबारा न मिलें, और उन तीनों मार्शल वंदनियों के सामने बहन का बचना लगभग असंभव था। शियाओ लुओ ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम बच सकती हो, मैं अकेली भागी तो भी अंत में मर जाऊंगी। चिन वू ने फिर एक थप्पड़ मारा। चटाक, उसने शियाओ लुओ को पीछे धकेल दिया। भागो, जल्दी, तुम्हें अभी माँ बाप का बदला लेना है, यहाँ मरना बेवकूफ़ी है। लेकिन शियाओ लुओ जिद्दी थी, वह वहीं अडिग खड़ी रही। तभी तीनों मार्शल वंदनीय उनके सामने आ पहुंचे। उनके चेहरों पर गंदी मुस्कान थी। एक ने हंसकर कहा, अब भागने की जरूरत नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती। दूसरे ने काले होंठ चाटते हुए कहा, अगर तुम दोनों हमारी अच्छी सेवा करो तो शायद हम तुम्हें छोड़ दें। तीसरा हंस पड़ा, इतनी सुंदर मार्शल वंदनीय स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी, आज तो पूरा मजा लेंगे। तीनों की नजरें दोनों बहनों पर इस तरह घूम रही थीं, मानो वे कोई सामान हो। चिन वू की आंखों में क्रोध चमक उठा। क्षण, उसने कमर से लंबी तलवार निकाल ली। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में मौत तक लड़ने का संकल्प था। वह बोली, लुओ, तुम भागो, मैं इन्हें रोकूंगी। अगर तुम नहीं गई तो हम दोनों
यहीं मरेंगे अब। भूल भुलैया के इस सनकरे रास्ते में 4 मार्शल वंदनीय आमने सामने खड़े थे और अगला क्षण खून से रंगने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आगे क्या होगा जानने के लिए हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी चैनल को जरूर फॉलो करें। अध्याय 857 भाग जाओ। बहन की बात सुनकर शियाओ लुओ कुछ पल के लिए हिचकिचाई। फिर उसने उन तीनों मार्शल वंदनियों की आंखों में भरी हुई गंदी चमक देखी। डर से उसका शरीर कांप गया। आखिर उसने सिर हिलाया। ठीक है बहन, तुम जरूर मुझे ढूंढने आना। इतना कहकर वह पीछे वाले गलियारे की ओर दौड़ गई। तभी एक मार्शल वंदनीय चिल्लाया, कहाँ जा रही है? वह तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन उसी क्षण स्विश, चिनवू की तलवार बिजली की तरह घूमी। उसके कदम हल्के से हिले और वह पलक झपकते ही शियाओ लुओ के पास पहुंच गई। उसने एक हाथ से उसे पकड़ लिया, फिर जोर से आगे फेंक दिया। शियाओ लुओ उस मार्शल वंदनीय के ऊपर से उछलकर दूसरे रास्ते में जा गिरी। वह योद्धा पीछा करने ही वाला था, लेकिन चिनवू ने फिर वही तरीका अपनाया और उसका रास्ता रोक दिया। वह मरने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे पीछा छोड़ना पड़ा। इस समय चिनवू बिल्कुल रक्षा नहीं कर रही थी। वह सिर्फ एक ही काम कर रही थी, तीनों को रोकना, ताकि वे शियाओ लुओ का पीछा न कर सकें। एक मार्शल वंदनीय हंस पड़ा। ये सुंदर स्त्री काफी बहादुर है। रास्ता बहुत सनकरा था। उन्होंने कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिनवू दीवार बनकर खड़ी रही। आखिर वे रुक गए। एक ने कहा, उसे जाने दो, वह तो सिर्फ मार्शल सम्राट है। ऐसी औरतें बाहर बहुत मिल जाएंगी। फिर उसने चिनवू को देखा। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। लेकिन मार्शल वंदनीय स्त्री, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तीनों की नजरें चिनवू के शरीर पर घूमने लगीं। चिनवू समझ गई, उन्होंने शियाओ लुओ का पीछा छोड़ दिया है। उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। अब वह पूरी ताकत से तीनों का सामना करने लगी। लेकिन वह आखिर अकेली थी और यह जगह बहुत सनकरी थी। भले ही वह तीनों में से किसी एक से ज्यादा मजबूत थी, फिर भी तीनों की संयुक्त शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती थी। कुछ ही समय में उसके शरीर पर दर्जनों घाव हो गए। उसकी नीली पोशाक फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। कई जगहों से सफेद त्वचा झलकने लगी। ये दृश्य देखकर तीनों मार्शल वंदनीय और उत्तेजित हो गए। चिनवू की सांसें भारी हो गईं। उसकी शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसके दिल में निराशा भर गई। उसने मन में सोचा, अगर मरना ही है तो भी इन दुष्टों के हाथों नहीं पड़ूंगी। उसने दांत भींच लिए। अचानक उसके शरीर के चारों ओर आकाश और पृथ्वी की शक्ति उग्र हो गई। वह स्वयं विस्फोट करने वाली थी। अब वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वह मरने ही वाली थी। तीनों मार्शल वंदनीय घबराए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर खुशी आ गई। एक ने हंसकर कहा, ये सुंदर स्त्री आत्महत्या करने वाली है, काफी जिद्दी है। तभी काले होंठ वाला मार्शल वंदनीय अपने भंडारण रिंग से एक जंजीर निकाल लाया। उसने तुरंत उसे चिनवू की ओर फेंक दिया। क्षण भर में चिनवू के शरीर में शक्ति का प्रवाह बिखर गया। आकाश और पृथ्वी की शक्ति शांत हो गई। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह बंद हो गई। चिनवू की आंखें फैल गईं। आत्मा निषिद्ध जादुई लोहा। वह कांप उठी। यह अत्यंत दुर्लभ खजाना था, जो किसी योद्धा की शक्ति को पूरी तरह बंद कर देता था। एक मार्शल वंदनीय आगे बढ़ा। उसने उसकी तलवार छीन ली और हंसते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है छोटी सुंदरता? अब तुम्हारे शरीर की कोई शक्ति काम नहीं कर रही। अब चिनवू के पास न आध्यात्मिक ऊर्जा थी, न शक्ति। उसका शरीर भी थक चुका था। अब वह पूरी तरह उनकी दया पर थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोच रही थी, अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन तीनों मार्शल वंदनीय अनुभवी थे। उसकी हर कोशिश वे तुरंत रोक देते। एक बूढ़ा मार्शल वंदनीय, जिसके बाल पूरी तरह सफेद थे, हंसते हुए बोला, छोटी सुंदरता, अब कोशिश करना छोड़ दो। थोड़ी देर में जब तुम्हें मजा आएगा तो शायद तुम हमें छोड़ना ही नहीं चाहोगी। उसकी मुस्कान गंदी और डरावनी थी, और अब चिनवू के सामने मौत से भी भयानक स्थिति खड़ी थी। लेकिन उसी समय भूल भुलैया के दूसरे छोर पर दो लोग
तेजी से आगे बढ़ रहे थे। करण और लांझी, और शायद कुछ ही क्षणों में यहाँ सब कुछ बदलने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आगे क्या होगा जानने के लिए हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी चैनल को जरूर फॉलो करें। अध्याय 858, मदद की गुहार। थू, चिन वू ने उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर थूक दिया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, लेकिन आश्चर्य की बात, वह बूढ़ा जरा भी नाराज नहीं हुआ। उसने अपनी काली जीभ निकाली और उस थूक को चाट लिया, फिर बोला, वाह कितनी अच्छी खुशबू है। ये देखकर बाकी दो मार्शल वंदनीय भी हंस पड़े। उनकी आंखें चिन वू के सुंदर शरीर पर टिकी थीं। अब वह बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, और यह बात उनकी पशु प्रवृत्ति को और भड़का रही थी। काले होंठ वाला मार्शल वंदनीय आगे बढ़ा। उसने चिन वू के कपड़े पकड़े और जोर से खींच दिए। चरर, कपड़ा फट गया और तुरंत सफेद त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा। तीनों की आंखों में पागलपन और बढ़ गया। उधर दूसरी तरफ शियाओ लुओ रोती हुई भाग रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। वह जानती थी उसकी बहन अपनी जान देकर उसे बचा रही थी, और शायद अब वे कभी दोबारा न मिलें। ये सोचकर उसका दिल और टूट गया। तभी वह एक मोड़ से मुड़ी और सामने दो लोगों को देखा, एक पुरुष, एक स्त्री। पुरुष बेहद सुंदर और प्रभावशाली था। उसका चेहरा मानो तलवार से तराशा गया हो, तेज और आकर्षक, और उसके साथ खड़ी स्त्री, उसकी सुंदरता शियाओ लुओ से कम नहीं थी। उसका स्वभाव मानो स्वर्ग की अप्सरा जैसा था। कोई भी उसे देखकर अनायास आकर्षित हो जाता। शियाओ लुओ ने जल्दी से सोचा, यहाँ इस खतरनाक भूल भुलैया में ये दोनों इतने शांत हैं और यह स्त्री इतनी सुंदर है, फिर भी इन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। बहुत संभव है ये दोनों मार्शल वंदनीय हों। उसने आंसू पोंछे और तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ी। उसने सोचा, इतना सुंदर और शांत दिखने वाला पुरुष शायद बुरा इंसान नहीं होगा, और अगर वह बुरा भी हुआ तो भी जब तक वह उसकी बहन को बचा सके, वह सब स्वीकार कर लेगी। वह तेजी से दौड़ी और उनके सामने आकर रुक गई। करण और लांझी पहले ही रुक चुके थे, क्योंकि करण अपनी स्वर्ग दृष्टि से उसे पहले ही देख चुका था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक अकेली लड़की उन्हें कोई खतरा नहीं दे सकती थी। करण ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या बात है? लेकिन अगले ही क्षण शियाओ लुओ उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, कृपया मेरी बहन को बचा लीजिए। ओह! करण और लांझी एक दूसरे को देखने लगे। करण ने शांत स्वर में कहा, पहले बताओ क्या हुआ है? करण कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वह अंधाधुंध मदद भी नहीं करता था। इस समय उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी निकास ढूंढना और लांझी की रक्षा करना। अगर ये लड़की उसे किसी खतरनाक स्थिति में ले जाती तो वह भावुक होकर निर्णय नहीं लेता। लांझी ने सहानुभूति से लड़की को उठाया और धीरे से पूछा, शांत हो जाओ, पहले बताओ तुम्हारी बहन की शक्ति क्या है, और जो लोग उसे घेर रहे हैं उनकी शक्ति क्या है? करण ने भी पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, और पूरी बात बताओ। लड़की रोते हुए बोली, मेरा नाम शियाओ लुओ है। मैं और मेरी बहन इस गुप्त क्षेत्र की खोज करने आए थे, लेकिन रास्ते में हमें 3 मार्शल वंदनीय मिल गए। मैं सिर्फ मार्शल सम्राट हूँ। मेरी बहन मुझे बचाने के लिए उन तीनों को अकेले रोक रही है। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। वह फिर रोने लगी। वो शायद अब करण और लांझी एक दूसरे की ओर देखे। करण ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, रास्ता दिखाओ। अगर हम जल्दी पहुँचे तो शायद तुम्हारी बहन अभी जिंदा हो। ये सुनते ही शियाओ लुओ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में अब भी कोई इतना दयालु होगा, क्योंकि जब से उसका संप्रदाय नष्ट हुआ था, वह और उसकी बहन कई शक्तियों के पास गई थीं, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। सबको सिर्फ फायदा चाहिए था, इसीलिए उन्हें खुद ही बदला लेने का रास्ता चुनना पड़ा, और इसी कारण वे युनशात्यान का पीछा करते हुए इस गुप्त क्षेत्र तक आ पहुंची थीं। लेकिन अब शायद किस्मत ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आगे क्या होगा जानने के लिए हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी चैनल को जरूर फॉलो करें। अध्याय 859, बढ़ी हुई प्रतिभा शक्ति।
करण और लांझी शियाओ लुओ को साथ लेकर उसके बताए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन करण पूरी तरह सतर्क था, कहीं ये जाल न हो, इसलिए वह बीच बीच में अपनी स्वर्गदृष्टि का प्रयोग करता। कुछ ही समय बाद उसे आगे का दृश्य दिखाई दिया, एक नीले कपड़ों वाली स्त्री पूरी तरह घायल, और उसके सामने 3 मार्शल वंदनीय उसे घेर कर खड़े थे। करण ने ध्यान से देखा, वहां सिर्फ वही 4 लोग थे, कोई और नहीं था। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया। वह बोला, मैं पहले जाता हूँ, क्योंकि वह देख चुका था कि वह स्त्री अब लगभग असहाय हो चुकी थी। करण अचानक तेजी से आगे बढ़ा, स्विश, वह बिजली की तरह आगे निकल गया। लांजी तुरंत बोली, रुको। उसे पता था वहां 3 मार्शल वंदनीय हैं, इसलिए वह शियाओ लुओ को लेकर तेजी से पीछे भागी। उधर तीनों मार्शल वंदनीय चिनवू के कपड़े एक एक करके उतार रहे थे। उनकी आंखों में पागलपन था। जब आखिरी कपड़ा भी उतर गया और उनका गर्वित सुंदर शरीर दिखाई दिया, तीनों लगभग पागल हो गए। वे खुद भी अपने कपड़े उतारने लगे। काले होंठ वाला मार्शल वंदनीय बोला, मैं पहले, तुम लोग उसे पकड़े रहो। दोनों उसे कसकर पकड़े रहे। उनके चेहरों पर ईर्ष्या थी। उसी समय चिनवू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वही आंसू उन तीनों की पशुता को और भड़का रहे थे। काले होंठ वाला योद्धा उसके पीछे खड़ा हुआ और बोला, मैं पहले, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले धड़ाम, एक आकृति कोने से बिजली की तरह निकली। करण तीनों को कुछ समझ आता उससे पहले करण उनके पीछे पहुंच चुका था। धड़ाम, उसने काले होंठ वाले योद्धा के सिर पर घूंसा मारा। उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। खून चारों ओर फैल गया। बाकी 2 अभी समझ ही रहे थे। तभी करण ने फिर से हमला किया। वह एक के सामने पहुंचा और उसकी छाती पर घूंसा मारा। तभी दोनों को समझ आया, तुम्हारी हिम्मत, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके हथियार पहले ही भंडारण अंगूठी में जा चुके थे। निकालने का समय नहीं था। एक मार्शल वंदनीय जल्दी से अपने हाथ से सीना बचाने लगा, लेकिन कड़क करण का घूंसा सीधे उसकी छाती पर लगा। उसकी बांह तुरंत टूट गई और उसका शरीर दीवार से जाकर टकराया। वह तुरंत लड़ने लायक नहीं रहा। पलक झपकते ही करण ने एक को मार दिया और दूसरे को अक्षम कर दिया। अब सिर्फ एक मार्शल वंदनीय बचा था। उसने अपने साथियों की हालत देखी और उसका साहस तुरंत टूट गया। वह चिल्लाया, रुको, ये औरत तुम्हारी है, और तुरंत भागने के लिए मुड़ गया। करण ने पहले घायल योद्धा को खत्म किया, फिर उसके पीछे दौड़ा। उसी समय लांझी वहां पहुंच गई थी। उसने देखा एक मार्शल वंदनीय उनकी ओर भाग रहा है। उसने तुरंत अपनी बांसुरी निकाली और धीरे से बजाने लगी। बांसुरी की धुन मधुर और कोमल थी। दीवारों से टकराकर उसकी गूंज और शक्तिशाली हो गई। शियाओ लुओ को वह धुन पक्षियों की तरह सुंदर लगी, लेकिन उस मार्शल वंदनीय के लिए वह धुन हथौड़े जैसी थी। उसका सिर गूंजने लगा। नहीं, उसने दांत भींचे, अगर मैं उस आदमी से बच भी गया तो यहाँ मैं लड़ भी नहीं सकता। वह तुरंत मुड़ा और दूसरी दिशा में भागने लगा। लांझी ने बांसुरी नीचे कर ली। वह थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने महसूस किया इस गुप्त क्षेत्र में उसकी प्रतिभा शक्ति कम से कम 10 गुना बढ़ गई थी। वह तो बस उसे कुछ क्षण रोकना चाहती थी, लेकिन धुन का प्रभाव उसकी उम्मीद से कहीं अधिक था, इसलिए उसने हमला रोक दिया। अब भूल-भुलैया में एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी और करण भागते हुए उस आखिरी मार्शल वंदनीय के पीछे तेजी से दौड़ रहा था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आगे क्या होगा जानने के लिए हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी चैनल को जरूर फॉलो करें। अध्याय 860 बचाव। करण ने अभी दूसरे मार्शल वंदनीय को मारा ही था। वह तीसरे का पीछा करने वाला था, लेकिन तभी वह योद्धा फिर वापस आ गया। करण थोड़ा हैरान हुआ। वापस आ गए। उसने सोचा था ये योद्धा भाग जाएगा, लेकिन वह पागलों की तरह चिल्लाया, मुझे मत रोको। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई। उसका वार बहुत भयानक दिख रहा था, लेकिन करण ने शांत नजरों से देखा। उसने मन ही मन सिर हिलाया। ये योद्धा डर से पागल हो चुका था। उसका दिमाग पूरी तरह बिखर चुका था। ऐसा हमला सामान्य मार्शल वंदनीय को डरा सकता था, लेकिन करण के लिए
ये बिल्कुल बेकार था, क्योंकि अब उसकी आत्मा धरातल स्तर तक पहुंच चुकी थी। करण ने एक नज़र में उसके वार की कमजोरी देख ली। वह हल्का सा एक तरफ हुआ और बोला, रैप्टर का वार। अगले ही क्षण उसका मुक्का सीधे उस कमजोरी पर पड़ा। धड़ाम। वह मार्शल वंदनीय जितनी तेजी से आया था, उससे भी तेज पीछे उछल गया और दीवार से जोर से टकराया। उसका शरीर वहीं निढाल होकर गिर गया। तीनों मार्शल वंदनीय अब मर चुके थे। करण ने गहरी सांस ली, फिर उसने चारों ओर देखा। जमीन पर एक स्त्री पड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह नंगा था, सफेद त्वचा चमक रही थी। करण थोड़ा असहज हुआ। ओह, उसने नाक हल्की सी खुजलाई। वह मानता था ये स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन ऐसी स्थिति में वह उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक काला चोगा निकाला और धीरे से उस स्त्री के शरीर पर उड़ा दिया। स्त्री का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि एक अनजान पुरुष ने उसे इस हालत में देखा था। लेकिन उसी समय उसके दिल में एक अजीब भावना उठी। ये पुरुष मानो अचानक आकाश से उतर आया था और उसने उसे बचाया था। उसने मन में सोचा, यह आदमी सच में बहुत आकर्षक है। करण ने पूछा, तुम घायल लग रही हो। वह देख रहा था, उसका सिर्फ सिर ही हिल रहा था, हाथ पैर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था उन दुष्टों ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। करण के मन में क्रोध फिर उठ गया। उसे लगा, काश वह उन तीनों को फिर से मार सकता। उसने एक लंबी सांस ली, फिर अपनी अंगूठी से एक औषधि निकाली। ये थी पूर्ण श्रेणी की, नवम स्तर की हृदय सुदृढ़ औषधि। यह औषधि किसी भी गंभीर चोट को ठीक कर सकती थी। 3 वर्षों तक करण ने सूखे महाद्वीप में बहुत सारी दुर्लभ वनस्पतियां इकट्ठी की थीं। उनसे उसने कई औषधियां बनाई थीं। अधिकतर उसने अपने परिवार और हुआयू संप्रदाय के लिए छोड़ दी थीं, लेकिन कुछ वह अपने साथ ले आया था, क्योंकि एक औषधि देवता के लिए जब तक वनस्पतियां मिलती रहें, औषधियों की कभी कमी नहीं होती। करण ने औषधि उसके होंठों पर रखी और बोला, यह उपचार की औषधि है। इसे खाने के बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। स्त्री ने हल्के से अपने होंठ खोले। औषधि तुरंत उसके मुंह में घुल गई। अगले ही क्षण उसके शरीर में जीवन ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह ऊर्जा उसके घावों और टूटे अंगों में फैलने लगी। करण खड़ा हुआ और बोला, अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। ये कहकर वह बिना रुके तेजी से दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे लांजी की चिंता थी। स्त्री कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक करण गायब हो चुका था। वह कुछ क्षण चुप रही। उसका चेहरा हल्का लाल था। फिर उसने अपनी अंगूठी से एक नया नीला वस्त्र निकाला और पहन लिया, लेकिन उसने करण का काला चोगा संभाल कर रख लिया। फिर उसने जमीन पर पड़े अपने फटे कपड़ों को उठाया और जब वह उन तीनों मार्शल वंदनियों की लाशों के पास पहुंची, तो गुस्से से उन्हें 2 लात मारी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जीवन अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति ने बचाया था जो इस भूल भुलैया की पूरी दिशा बदलने वाला था। और अब करण तेजी से लांजी की ओर लौट रहा था, क्योंकि इस गुप्त क्षेत्र में असली तूफान अभी आना बाकी था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 861, युद्ध की लूट का बंटवारा। करण जल्द ही लांजी तक पहुंच गया। लांजी भी उसी दिशा में आ रही थी। जैसे ही उसने करण को सुरक्षित देखा, उसने राहत की सांस ली। करण, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अभी अभी एक सुंदर स्त्री को उस हालत में देखकर करण के मन में थोड़ी झिझक थी। उसने नाक खुजलाई और बोला, नहीं, कुछ नहीं हुआ। तभी शियाओ लुओ बेचैनी से बोली, मेरी बहन कहाँ है? करण ने जवाब दिया, तुम्हारी बहन भी सुरक्षित है। तीनों आगे बढ़े, एक मोड़ पार किया और सामने एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। अगर उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान न होते, तो कोई पहचान भी नहीं पाता कि वही स्त्री है जो थोड़ी देर पहले उस भयावह स्थिति में थी। उसके बाल सुंदर जूड़े में बंधे हुए थे। उनमें चांदी की चमकती हुई एक जड़ाव केशपिन लगी थी। 2 सफेद मोती जूड़े से हल्के हल्के झूल रहे थे। उसका नीला हल्का रेशमी वस्त्र धीरे धीरे हवा में लहरा रहा था। कमर पर सफेद जैद की पट्टी बंधी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जिससे उसकी सुंदरता
और भी मार्मिक लग रही थी। तभी शियाओ लुओ चिल्लाए, बहन। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ गई। स्त्री ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही क्षण शियाओ लुओ उसकी बाहों में थी। बहन, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। शियाओ लुओ रोने लगी। स्त्री ने उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, देखो, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसे खुद भी डर लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी अगर करण समय पर नहीं आता तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। तभी उसने देखा करण मोड़ से बाहर आया और उसके पीछे एक सफेद वस्त्र पहने अत्यंत सुंदर स्त्री। उसका दिल हल्का सा कांप गया, क्योंकि उसी पुरुष ने अभी अभी उसे उस स्थिति में देखा था। उसका चेहरा लाल हो गया। लांजी भी साथ खड़ी थी। अब वातावरण थोड़ा अजीब हो गया। शियाओ लुओ ने रोना बंद किया। स्त्री आगे बढ़ी और हल्के से झुकी। अभी मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम चिन वू है। करण ने नाक खुजलाई। कोई बात नहीं, मेरा नाम करण है। फिर उसने लांजी की ओर देखा और बोला, यह मेरी पत्नी लांजी है। पत्नी शब्द सुनकर चिन वू का दिल हल्का सा कांप गया। उसने तुरंत लांजी को भी नमस्कार किया। कुछ क्षण चारों के बीच चुप्पी छा गई। तभी शियाओ लुओ मुस्कुराए, भाई करण, मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। करण ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसे अचानक अपनी छोटी बहन तियानतियान याद आ गई। वह सोचने लगा, पता नहीं वह अब कैसी होगी। क्या वह मुझे याद करती होगी। तभी चिन वू ने अपना मन संभाला। उसने 3 भंडारण अंगूठियां निकालीं और करण की ओर बढ़ाईं। ये उन तीनों की अंगूठियां हैं। करण ने सिर हिलाया, इनकी जरूरत नहीं, ये हमारी साझा लड़ाई की लूट है। तुम्हारा भी हिस्सा बनता है। असल में अगर चिन वू उनका ध्यान न बांटती तो करण के लिए तीनों को इतनी आसानी से मारना मुश्किल होता। अगर सीधी लड़ाई होती तो जीत तो सकता था, लेकिन इस संकरी जगह में उसे भी गंभीर चोट लग सकती थी। चिन वू ने सोचा, फिर बोली, तो ऐसा करते हैं, तुम 2 ले लो, एक मैं रख लेती हूँ। करण ने बिना झिझक 2 अंगूठियां उठा लीं। तभी लांजी ने कहा, इस गुप्त क्षेत्र में तुम दोनों के लिए अकेले रहना खतरनाक है। क्यों ना हम एक साथ चलें, इससे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लांजी को लगा, ये दोनों बुरे लोग नहीं हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो शियाओ लुओ उनके लिए एक सुरक्षा भी हो सकती है। लांजी का दिल दयालु था, लेकिन वह ये भी जानती थी, इस दुनिया में सिर्फ दया से जिया नहीं जा सकता, सावधानी भी उतनी ही जरूरी थी। अब 4 लोग इस खतरनाक भूल भुलैया में एक साथ आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि इस गुप्त क्षेत्र में असली खतरा अब उनकी ओर बढ़ रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 862 दल में शामिल होना। ठीक है, ठीक है। शियाओ लुओ बहुत उत्साहित हो गई। वह हंसते हुए बोली, अगर हम पहले आपसे मिल जाते तो वे 3 मार्शल वंदनीय हमें कभी परेशान नहीं करते। करण ने नाक खुजलाई और हल्का सा सिर हिलाया। चिन वू भी धीरे से बोली, तो फिर हमें आप लोगों को परेशान करना पड़ेगा। अब चारों एक साथ चलने लगे। 3 मार्शल वंदनीय एक ही दल में थे। इससे करण के मन में भी थोड़ा विश्वास आ गया। तभी करण ने एक चाबी निकाली और चिनवू को देते हुए बोला, ये संदूक तुम लोगों का है, अगला वाला हमारा होगा। चिनवू ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, हम पहले ही आपकी बहुत मदद ले चुके हैं, अब खजाना लेना उचित नहीं होगा। असल में उसे खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके मन में सिर्फ 2 बातें थीं, पहली यून शातियान की मौत, दूसरी शियाओ लुओ को सुरक्षित इस गुप्त क्षेत्र से बाहर ले जाना। वह जानती थी इस दल में वास्तव में लड़ने की ताकत केवल करण और लांजी के पास थी, इसलिए वह खजाना बांटने में संकोच कर रही थी। तभी लांजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमने तुम्हें दिया है तो ले लो, अब हम एक दल हैं, लूट हो या खजाना सब बराबर बांटा जाएगा। ये कहकर उसने चाबी उठाई और चिनवू के हाथ में रख दी, ये वाला तुम्हारा है, अगला हमारा होगा। चिनवू थोड़ी झिझकी, तभी शियाओ लुओ की आंखें घूमी। उसने चिनवू के हाथ से चाबी छीन ली और सीधे संदूक में लगा दी। उसे बहुत जिज्ञासा हो रही थी,
वह रास्ते में कई संदूक देख चुकी थी, लेकिन उसकी बहन कभी ध्यान नहीं देती थी। टक, संदूक खुल गया। शियाओ लुओ ने अंदर हाथ डाला और एक काली टहनी निकाली। यह क्या है? करण मुस्कुराया। ये है शांत आत्मा वृक्ष, उसने समझाया। ये 9वां स्तर की वनस्पति है। ये केवल 1 इंच की है, लेकिन अगर इससे साधना का आसन बनाया जाए तो साधना की गति कई गुना बढ़ जाती है। करण आगे बोला, एक पूरा आसन बनाने के लिए लगभग 1000 टहनियां चाहिए, लेकिन सिर्फ एक टहनी भी मन को शांत कर सकती है। इसकी कीमत कम से कम एक पूर्ण श्रेणी की 9वें स्तर की औषधि के बराबर है। शियाओ लुओ और चिनवू दोनों ने इस वनस्पति का नाम सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रही थीं। शियाओ लुओ की आंखें चमक उठीं। तभी चिनवू ने टहनी उठाई और लांजी को देते हुए बोली, ये तुम लोग रख लो, मेरे पास रहेगी तो कोई फायदा नहीं। लांजी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं, मैंने पहले ही कहा है, ये तुम्हारा है। संदूक तुम्हारा था, जो निकलेगा वह भी तुम्हारा होगा। लांजी का स्वर दृढ़ था। आखिरकार चिनवू को उसे रखना ही पड़ा। सब तैयार होने के बाद करण ने आंखें बंद कीं और अपनी आकाश दृष्टि से रास्ता देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसने कहा, इधर चलो। तीनों महिलाएं उसके पीछे चलने लगीं। चलते चलते करण को अचानक कुछ याद आया। वह बोला, वैसे एक बात पूछनी थी, वह मार्शल वंदनीय जो भाग गया था, वह अचानक वापस क्यों आ गया? लांजी हल्के से मुस्कुराए। उसने अपनी बांसुरी उठाई और बोली, करण, मैंने पाया है कि इस गुप्त क्षेत्र में मेरी प्रतिभा शक्ति और भी मजबूत हो गई है। करण चौंक गया। क्या मतलब? लांजी ने धीरे से कहा, ये दीवारें मेरी ध्वनि को और भी बढ़ा देती हैं। ये कहकर उसने अपनी जैद की बांसुरी होठों पर रखी और धीरे से एक धुन बजाई। अगले ही पल मधुर संगीत पूरी भूलभुलैया में गूंज गया, लेकिन करण के कानों में वह धुन मानो बिजली की तरह गिरी। उसके हाथ पैर अचानक कमजोर पड़ गए और उसके भीतर आत्मिक ऊर्जा मानो नियंत्रण से बाहर होने लगी। करण की आंखें फैल गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस भूलभुलैया में लांजी की शक्ति कितनी खतरनाक हो चुकी थी, और शायद यही शक्ति आने वाली लड़ाइयों में उनकी सबसे बड़ी ढाल बनने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 863 समान दुश्मन। बस, करण ने जल्दी से कहा। लांजी हल्के से हंस पड़ी। उसने तुरंत बांसुरी बजाना बंद कर दिया। असल में अगर करण न भी कहता तो वह खुद ही रुक जाती। करण ने उत्साह से कहा, सच में तुम्हारा हमला कम से कम 10 गुना बढ़ गया है। वह सचमुच हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पत्थर की दीवारें सिर्फ आध्यात्मिक चेतना को ही नहीं रोकती, बल्कि ध्वनि के हमले को इतना बड़ा भी देती हैं। करण ने गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है तो 10-12 मार्शल वंदनीय भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उसके मन में पूरा विश्वास आ गया था। अगर वह अकेला होता तो अधिकतम 3 या 5 मार्शल वंदनीय से लड़ सकता था, लेकिन अगर लांजी साथ हो तो उसकी ध्वनि शक्ति दुश्मन के शरीर को क्षण भर में ही नियंत्रण से बाहर कर सकती थी, और उस पल दुश्मन करण के लिए सिर्फ शिकार बन जाता। उसने मन ही मन अनुमान लगाया, अगर कोई भी लांजी की ध्वनि शक्ति को रोकने वाला न हुआ तो दर्जनों मार्शल वंदनीय भी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। करण की आंखों में एक ठंडी चमक आई, तो हमें अपनी योजना बदलनी होगी। पहले हम शांत आत्मा वृक्ष और किंगतियन भोज ढूंढेंगे, फिर निकास का रास्ता। पहले करण का इरादा था सबसे पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना, ताकि लांजी सुरक्षित रहे, लेकिन अब लांजी की शक्ति उन्हें इस भूलभुलैया में लगभग अजेय बना रही थी, और अगर यून शातियान उनके सामने आ गई तो एक बांसुरी की धुन उसे तुरंत असहाय बना देगी। तब करण अपना पुराना हिसाब पूरा कर सकता था। तभी लांजी ने पूछा, वैसे तुम्हारा उस औरत से क्या संबंध है? वह पहले ही महसूस कर चुकी थी कि जब रेस्तरां में करण ने उस स्त्री को देखा था तो उसके भीतर गहरी नफरत जाग उठी थी। करण की आंखें ठंडी हो गईं। उसने धीरे से कहा, यून शातियान, उससे मेरा जानलेवा बैर है। इस जीवन में मैं उसे जरूर मारूंगा,
उसके शब्दों में ठंडी दृढ़ता थी। लांजी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। अगर करण का उससे बैर है तो बस उसे मार देना चाहिए, इतना ही काफी था। तभी शियाओ लुओ चौंक गई। क्या तुम लोग यून शातियान की बात कर रहे हो? करण ने भौहें सिकुड़ी। तुम उसे जानती हो? उसके मन में थोड़ी सावधानी आ गई। अगर ये दोनों बहनें यून शातियान की साथी निकलीं तो ये गठबंधन तुरंत टूट जाएगा और उसे मजबूर होकर उन्हें भी मारना पड़ सकता था। तभी चिंगवू ने जल्दी से कहा, हमारा भी उससे गहरा बैर है। उसकी आंखें लाल हो गईं। हमारे संप्रदाय के 1000 से ज्यादा लोग उसी के कारण मारे गए। करण चकित रह गया। क्या वह लोगों को लेकर आई थी? कौन लोग? किस शक्ति के? करण के मन में संशय उठ गया, क्योंकि उसकी याद में यून शातियान ने अपनी शक्ति किंगतियन भोज पाने के बाद बनाई थी और अभी वह खजाना यहीं इस गुप्त क्षेत्र में था। तो फिर उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आए? चिंगवू ने दर्द से कहा, वह 7 काले वस्त्रधारी मार्शल वंदनियों को लेकर आई थी। उन्होंने हमारे पूरे संप्रदाय को मार डाला। उसकी आवाज भर्रा गई। शियाओ लुओ भी अपने मरे हुए परिजनों को याद करके धीरे धीरे रोने लगी। कुछ देर चारों के बीच खामोशी छा गई। तभी करण ने गंभीर स्वर में कहा, इतना दुख मत करो। इस बार मेरा लक्ष्य भी यून शातियान है। मैं उसे जरूर मारूंगा। ये बदला तुम्हारे लिए भी होगा और मेरे लिए भी। कुछ देर बाद दोनों बहनों का मन थोड़ा शांत हुआ। तभी करण ने गंभीर होकर पूछा, मुझे एक बात बताओ, यून शातियान की ताकत कितनी है और क्या उसके पास कोई छिपी हुई शक्ति भी है? क्योंकि इस भूल भुलैया में एक छोटी सी गलती भी मौत बन सकती थी और यून शातियान से अंतिम टक्कर अब शायद बहुत दूर नहीं थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 864 उग्र स्वभाव। चिंगवू ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोली, हमारे संप्रदाय में 11 मार्शल वंदनीय थे, लेकिन फिर भी हम यून शातियान के लोगों से हार गए। करण चौंक गया। क्या यून शातियान ने खुद हमला नहीं किया? चिंगवू ने सिर हिलाया। नहीं, उसने एक बार भी हाथ नहीं उठाया। सब कुछ उसके अधीनस्थों ने किया। उसकी असली ताकत मुझे भी नहीं पता। करण और भी हैरान हो गया। अगर केवल 7 लोग थे तो 11 मार्शल वंदनीय के सामने तुम लोग कैसे हार गए? चिंगवू ने धीरे से कहा, क्योंकि उन 7 के पास एक अजीब युद्ध विन्यास था। उनकी रक्षा बहुत मजबूत थी। हमारे 11 मार्शल वंदनीय संप्रदाय की रक्षा करते हुए एक एक करके मर गए। उसने धीरे से आंखें बंद कीं। मेरी बहन और मैं संप्रदाय की संपत्ति लेकर छिप गए थे, इसीलिए हम बच पाए और उसी संपत्ति की मदद से मैं मार्शल वंदनीय बन सकी। उसका चेहरा शांत था, मानो वह किसी और की कहानी बता रही हो। लेकिन जब उसने मर गए कहा तो उसके सीने की हल्की कंपकंपी उसके असली दर्द को छिपा नहीं सकी। लांजी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे अचानक अपनी पुरानी पीड़ा याद आ गई। वह धीरे से चिंगवू के पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। चिंगवू, लांजी की आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शियाओ लुओ भी रोने लगी। अब चिंगवू भी खुद को नहीं रोक पाए। उसने चेहरा ढक लिया और धीरे धीरे सिसकने लगी। करण कुछ देर चुप रहा। वह असल में उस अजीब युद्ध विन्यास के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अब उसके शब्द रुक गए, क्योंकि वह इस दर्द को अच्छी तरह समझता था। उसके पिछले जीवन में करण परिवार भी नष्ट हो चुका था। ऐसा दुख किसी भी सांत्वना से कम नहीं होता। कुछ देर बाद सबका मन थोड़ा शांत हुआ। अब चारों के बीच एक अजीब निकटता बन गई थी, क्योंकि उनका दुश्मन एक ही था और उनका दर्द भी लगभग एक जैसा था। करण ने चुपचाप चिंगवू को देखा। उसे लगा वह अभिनय नहीं कर रही, क्योंकि ऐसा दर्द नाटक नहीं हो सकता। करण ने धीरे से कहा, चलो यून शातियान को ढूंढते हैं। अब चारों का लक्ष्य एक ही था। रास्ते में वे चाबियां इकट्ठी करते गए और जब भी कोई योद्धा लालच में उन पर हमला करता तो चारों मिलकर उसे तुरंत खत्म कर देते। कुछ देर बाद करण खड़ा था। उसके पैरों के पास
2 शव पड़े थे और आसपास 5 और लाशें बिखरी थीं। कुल 7 मार्शल वंदनीय, ये सातों उनकी संख्या देखकर उन्हें लूटना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे गलत शिकार चुन चुके हैं। लांजी की बांसुरी की धुन अचानक गूंजी और उनका शरीर एक पल में नियंत्रण खो बैठा। उसके बाद करण के लिए उन्हें मारना बहुत आसान हो गया। यह 7वीं बार था जब किसी दल ने उन पर हमला किया था। करण ने मुस्कुराकर कहा, लांजी, तुम्हारी ध्वनि शक्ति सच में कमाल कर रही है। लांजी हल्के से हंसी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी प्रतिभा शक्ति इतनी उपयोगी होगी। पहले उसे लगता था उसकी शक्ति युद्ध में ज्यादा काम नहीं आती, लेकिन अब वह भी करण की रक्षा कर सकती थी। करण ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, कोई भी प्रतिभा बेकार नहीं होती, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लांजी मुस्कुराए। दूर खड़ी चिनवू ने ये दृश्य देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की ईर्ष्या चमकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह शांत होकर शियाओ लुओ के साथ लूट का सामान इकट्ठा करने लगी। शियाओ लुओ एक एक करके भंडारण अंगूठियां उठा रही थी। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था, क्योंकि ये सब मार्शल वंदनीय थे और उनके पास कई कीमती वस्तुएं जरूर होंगी। 7 मार्शल वंदनीय एक साथ मारे गए थे। ये लूट सच में बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि आगे इस भूल भुलैया में उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो इस पूरे खेल को एक पल में बदल सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 865 यून शातियान की तलाश। करण ने चिनवू की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में 7 भंडारण अंगूठियां थीं। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार 4 हमारी, 3 तुम्हारी। ये कहकर उसने 4 अंगूठियां उठा लीं। असल में करण और लांजी दोनों मार्शल वंदनीय थे, इसलिए उन्हें ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए था। चिनवू असल में चाहती थी कि सारी अंगूठियां करण को दे दे, लेकिन करण की आंखों में दृढ़ता देखकर उसने चुपचाप 3 अंगूठियां अपने पास रख लीं। करण ने कहा, चलो अब चाबियां ढूंढते हैं। अभी की लड़ाई ने करण का विश्वास और बढ़ा दिया था। जब तक लांजी की ध्वनि शक्ति साथ थी, इस भूल भुलैया में वे लगभग अजेय थे, लेकिन करण का इरादा निर्दोष लोगों को मारने का नहीं था। वह केवल उन योद्धाओं को मारता जो उन्हें लूटना चाहते थे। तीनों महिलाएं अपना सामान समेटकर करण के पीछे चल पड़ीं। 2 मोड़ पार करने के बाद करण ने अपनी आकाश दृष्टि का उपयोग किया। अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह वहीं रुक गया और आंखें बंद कर लीं। लांजी ने तुरंत महसूस किया कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, करण क्या हुआ? करण ने धीरे से कहा, मैंने यून शातियान को देखा है। ये सुनते ही चिनवू की आंखों में तेज नफरत चमक उठी। करण ने गंभीर स्वर में कहा, उसके आसपास बहुत सारे योद्धा हैं। असल में 10 दीवारों के पार करण ने देखा था यून शातियान 7 काले वस्त्रधारी मार्शल वंदनियों से घिरी थी, लेकिन उनके अलावा भी 15 और योद्धा उसके आसपास थे। कुल 22 मार्शल वंदनीय। करण को यकीन था ये लोग मार्शल सम्राट नहीं हो सकते, क्योंकि इस भूल भुलैया में कमजोर योद्धा सिर्फ मौत का शिकार बनते, यहाँ तक कि तोप का चारा बनने लायक भी नहीं। चिनवू की आंखों में भयंकर क्रोध था, लेकिन करण ने उसे रोका। शांत रहो, उसके पास 22 मार्शल वंदनीय हैं। अगर उनमें से किसी के पास लांजी की ध्वनि शक्ति को रोकने की क्षमता हुई तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। लांजी की शक्ति अद्भुत थी, लेकिन करण अच्छी तरह जानता था इस विशाल संसार में हर शक्ति का कोई न कोई प्रतिरोध होता है, इसलिए उसे सावधान रहना था। चिनवू ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। केवल शियाओ लुओ के चेहरे पर खुली हुई नफरत थी। तभी चिनवू ने कहा, करण तुम्हारे पास आकाश दृष्टि है और ये भूल भुलैया भी है। अगर हम दूरी बनाकर उसका पीछा करें तो शायद हमें मौका मिल सकता है। करण ने सिर हिलाया। फिर चारों धीरे धीरे यून शातियान की दिशा में बढ़ने लगे। अब वे रास्ते में न चाबियां उठा रहे थे, न संदूक खोल रहे थे।
उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, यून शातियान। उधर भूल भुलैया के दूसरे हिस्से में यून शातियान एक पत्थर की दीवार के पास बैठी थी। एक सुंदर युवक उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकदार आध्यात्मिक फल था। वह मुस्कुराते हुए बोला, शातियान, यह क्रिस्टल जैड अंगूर है, बहुत मीठा है, तुम चख कर देखो। उसकी आंखें यून शातियान के शरीर पर टिकी थीं। वह बार बार उसके वस्त्रों की खुली जगह को घूर रहा था। यून शातियान ने अपनी पतली उंगलियों से एक अंगूर उठाया। उसने अपने लाल होंठों को हल्का खोला और अंगूर मुंह में रख लिया। फिर अपनी उंगली होंठों पर हल्के से फेरते हुए बोली, सच में बहुत स्वादिष्ट है। उसकी अदा देखकर उस युवक की आंखें चमक उठीं। वह और भी उत्साहित हो गया। उसने फिर एक अंगूर उठाया और यून शातियान की ओर बढ़ाया, लेकिन यून शातियान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, हमारा संबंध अभी इतना गहरा नहीं है, मैं खुद ले लूंगी। ये कहकर उसने उस युवक की ओर देखना भी बंद कर दिया और आराम से अंगूर खाने लगी। युवक थोड़ा असहज हुआ, लेकिन निराश नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा खुशामद करने लगा। यून शातियान ने उसे कुत्ते की तरह खुशामद करते देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अहंकार चमका, लेकिन अगले ही पल उसने उसे छिपा लिया। तभी दूर से एक और युवक दौड़ता हुआ आया। वह शानदार वस्त्र पहने था। उसके हाथ में 2 चाबियां थीं। वह उत्साहित होकर बोला, शातियान, देखो मैंने क्या पाया है। मुझे 2 चाबियां मिली हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस भूल भुलैया में किसी और की नज़र काफी देर से उसी पर टिकी हुई थी और वह व्यक्ति धीरे धीरे अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 866 मोहित करने वाली। जैसे ही 2 चाबियां सामने आईं, यून शातियान के चेहरे पर खुशी चमक उठी। वह मुस्कुराए। उसे मुस्कुराते देखकर शानदार वस्त्र पहने बड़े नाक वाला आदमी गर्व से अपनी नाक सहलाने लगा। वह बोला, शातियान, ये चाबियां मेरे लोगों ने बड़ी मेहनत से ढूंढी हैं। मैं पहले से ही तुम्हें बधाई देता हूँ। इस बार किंगतियन भोज जरूर तुम्हारे हाथ लगेगा। यून शातियान ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने दोनों चाबियां अपनी हथेली में लीं। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे ये तो ठीक नहीं है, तुमने इतनी मेहनत से चाबियां ढूंढी और मुझे दे दी। उसका चेहरा ऐसा था मानो उसे सच में बहुत संकोच हो रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसने दोनों चाबियां अपने भंडारण अंगूठी में रख लीं। उधर एक सुंदर युवक ये सब देख रहा था। उसने तिरस्कार से कहा, सिर्फ 2 चाबियां, इसमें इतना गर्व किस बात का? चाबी ढूंढना तो बहुत आसान है, लोगों को मारो तो और भी ज्यादा मिल जाती हैं। बड़े नाक वाला आदमी भड़क गया। उसने भौहें चढ़ाईं, अगर 2 चाबियां कुछ नहीं हैं तो तुम भी निकाल कर दिखाओ। सुंदर युवक गुस्से में आ गया, तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? उसने हाथ हिलाया। उसके पीछे 6 मार्शल वंदनीय तुरंत आगे आ गए। बड़े नाक वाले ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुम सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ? उसने भी हाथ उठाया। उसके पीछे 7 मार्शल वंदनीय आगे आ गए। सुंदर युवक ने देखा दूसरे पक्ष के पास एक आदमी ज्यादा है। वह और भी चिढ़ गया, लेकिन उसे लगा संख्या से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सच में लड़ाई हुई तो वह हार भी नहीं सकता। तभी यून शातियान धीरे से बोली, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? उसका चेहरा घबराया हुआ था। मुझे डरा रहे हो क्या? उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि दोनों पुरुषों का दिल पिघल गया। सुंदर युवक तुरंत बोला, शातियान, डरो मत, ये बदसूरत आदमी बस यहाँ शोर मचा रहा है, मैं अभी इसे भगा देता हूँ। यून शातियान ने मन ही मन हंस दिया, लेकिन उसने चेहरे पर डर का भाव रखा। अगर तुम इसे भगा दोगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी, तब मेरे लिए चाबियां कौन ढूंढेगा? वह आगे बोली, ये भूल भुलैया इतनी बड़ी है, चारों ओर दीवारें ही दीवारें हैं। अगर लोग कम हुए और कोई मुझे परेशान करने आ गया तो मैं क्या करूंगी? ये सुनकर बड़े नाक वाला आदमी मुस्कुराया। उसने अपने कपड़े झाड़े, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा,
फिर उसने सुंदर युवक को देखा और तिरस्कार से बोला, सिर्फ सुंदर होने से कुछ नहीं होता, हो सकता है अंदर से बिल्कुल कमजोर हो। सुंदर युवक तिलमिला उठा, तुम? वह चिल्लाया, हिम्मत है तो मुकाबला करो। बड़े नाक वाले ने नाक सिकोड़कर कहा, किस बात का? सुंदर युवक बोला, देखते हैं कौन ज्यादा चाबियां ढूंढ सकता है। जिसके पास ज्यादा चाबियां होंगी वही ज्यादा सक्षम साबित होगा। बड़े नाक वाला हंस पड़ा। उसके पास एक योद्धा ज्यादा था, चाबियां ढूंढने में उसे स्पष्ट फायदा था। उसने तुरंत कहा, ठीक है। यून शातियान हल्के से मुस्कुराए, अरे मैं तो पहले ही तुम दोनों की क्षमता देख चुकी हूँ, तुम्हें तुलना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट उत्सुकता थी। दोनों पुरुषों ने वह देख लिया। तुरंत उनके दिलों में प्रतिस्पर्धा की आग भड़क उठी। बड़े नाक वाले ने छाती ठोंकी, चिंता मत करो, मैं उससे जरूर हरा दूंगा। वह 2 चाबियां लाया है, मैं 20 लाकर दिखाऊंगा। सुंदर युवक चुप नहीं रह सकता था। उसे लगा यून शातियान शायद उसी को ज्यादा पसंद करती है। वह तुरंत बोला, मैं भी देखता हूँ कौन ज्यादा चाबियां ढूंढता है, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। यून शातियान ने नाटक करते हुए आह भरी। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, अगर तुम लोग मेरे लिए चाबियां ढूंढते हुए घायल हो गए तो मुझे बहुत दुख होगा। लेकिन उसके शब्दों के पीछे एक ठंडी संतुष्टि छिपी थी, क्योंकि ये दोनों पुरुष अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुके थे और उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस भूल भुलैया में एक और व्यक्ति काफी देर से उसी का इंतजार कर रहा था। और वह व्यक्ति अपने पुराने खून के हिसाब चुकाने के लिए धीरे धीरे करीब आ रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 867 चाबियों की होड़। यून शातियान का ऊंचा और आकर्षक शरीर देखकर दोनों पुरुषों ने अनजाने में लार निगल ली। उनके दिलों में उत्साह और भी बढ़ गया। उसी समय वे एक 3 रास्तों वाले मोड़ पर पहुंचे। सुंदर युवक ने हाथ उठाकर आदेश दिया, तुम 4 उस रास्ते से जाओ और चाबियां ढूंढो। उधर बड़े नाक वाले ने भी आदेश दिया, तुम 5 दूसरे रास्ते से जाओ और याद रखना, जो भी योद्धा मिले उसे मार देना। चाबियां उससे ज्यादा होनी चाहिए, जितनी उसके पास हों। उसके अधीनस्थ थोड़ा हिचकिचाए, मालिक आपकी सुरक्षा। बड़े नाक वाले ने हाथ हिलाया, चिंता मत करो, इतने योद्धा यहाँ मौजूद हैं और मेरे पास 2 लोग हैं जो पूरी तरह मेरी रक्षा करेंगे। इस गुप्त क्षेत्र में कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी यून शातियान आगे आए। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम सब हमें चारों ओर से घेर लो, सावधान रहना, किसी को भी पास मत आने देना। 7 काले वस्त्रधारी योद्धाओं ने एक साथ कहा, जी। अब दोनों पुरुषों के अधीनस्थ 2 अलग अलग रास्तों पर चाबियां ढूंढने निकल गए। भूल भुलैया में अब केवल यून शातियान और उसके आसपास 13 मार्शल वंदनीय रह गए थे। उधर कर्ण तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह 2 दीवारों के पीछे रुक गया। उसने धीरे से कहा, हम अब बहुत करीब हैं, अगर मौका मिला तो हम यून शातियान को तुरंत मार सकते हैं। चिन वू ने सिर हिलाया। वह जानती थी, सिर्फ नफरत के कारण अंधा होकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अभी 9 योद्धा अभी अभी गए हैं, लेकिन उसके आसपास अब भी 13 मार्शल वंदनीय हैं। यह अब भी बहुत खतरनाक है। कर्ण जानता था, यून शातियान एक शक्तिशाली संप्रदाय की उत्तराधिकारी है और सिर्फ 7 लोगों के साथ वह 11 मार्शल वंदनियों को मार चुकी थी। इसलिए उसके पास कोई न कोई गुप्त चाल जरूर होगी। शियाओ लुओ गुस्से में दांत भींच रही थी। वह अभी तुरंत हमला करना चाहती थी, लेकिन वह समझती थी अभी ऐसा करना आत्महत्या जैसा होगा। इसलिए चारों चुपचाप उनका पीछा करने लगे। वे बस थोड़ी दूरी पर यून शातियान के दल को नजर में रखते रहे, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि 7 काले वस्त्रधारी हर समय यून शातियान के साथ रहते थे और 6 अन्य मार्शल वंदनीय भी लगातार उसकी रक्षा कर रहे थे। कर्ण कभी भी लांजी को खतरे में डालकर बदला नहीं लेना चाहता था। तभी दूर से एक आवाज आई, शातियान। सुंदर युवक उत्साह से
वापस आया था। उसके हाथ में कई चाबियां थीं। वह बोला, देखो, मैंने 12 चाबियां ढूंढ ली हैं। उसने चाबियां ऊपर उठाईं और बड़े नाक वाले आदमी को तिरस्कार से देखा। तभी एक काले वस्त्रधारी मार्शल वंदनीय आगे आया। उसने 12 चाबियां ले लीं और सुंदर युवक को प्रशंसा भरी नजर से देखा। यून शातियान ने अपने लाल होंठ हाथ से ढांक लिए और आश्चर्य से बोली, अरे, इतनी सारी चाबियां, तुमने इतना कीमती उपहार दिया, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? सुंदर युवक खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने अपने बाल झटके और बोला, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, बस जब हम इस गुप्त क्षेत्र से बाहर जाएं, तो तुम मेरे घर आना। मेरे बगीचे में सैकड़ों बैंगनी नाशपाती के फूल हैं। हर रात वे रंग बिरंगी रोशनी से चमकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। यून शातियान ने आश्चर्य से कहा, सच में, सैकड़ों बैंगनी फूल? ये सुनकर बड़े नाक वाला आदमी बेचैन हो गया। उसी समय उसके लोग भी वापस आ गए। वह तुरंत बोला, कैसा रहा? कितनी चाबियां मिलीं? उसका एक आदमी झुक गया, मालिक, सिर्फ 13 मिली हैं। ये सुनते ही बड़े नाक वाले की आंखें चमक उठीं। 13? सुंदर युवक से एक ज्यादा। उसने तुरंत चाबियां ले लीं और काले वस्त्रधारी को दे दीं। फिर वह मुस्कुराकर यून शातियान के पास गया। शातियान, मेरे घर में एक किंग हुआ फूलों का तालाब है। इस मौसम में सारे फूल एक साथ खिलते हैं, पूरी हवा सुगंध से भर जाती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां आमंत्रित करता हूँ। लेकिन इन दोनों पुरुषों को अब भी ये पता नहीं था कि इस पूरी होड़ को कोई और चुपचाप दीवारों के पीछे से देख रहा है। और वह व्यक्ति सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जैसे ही रक्षा कमजोर होगी, एक घातक हमला पूरे खेल को पलट सकता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 868 जूते। सच में, यून शातियान और भी उत्सुक दिखने लगी। वह धीरे से 2 कदम आगे बढ़ी और बड़े नाक वाले आदमी के पास आ गई। अचानक वह हल्के से चिल्लाई। उसका शरीर हल्का सा डगमगाया और सीधे उस आदमी की ओर गिर गई। बड़े नाक वाले ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसका हाथ यून शातियान के कंधे को छू गया। उसने तुरंत अजीब कोमलता महसूस की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बोला, क्या हुआ शातियान? यून शातियान ने भौहें सिकुड़ी। लगता है मेरा जूता ढीला हो गया है, क्या तुम देख सकते हो? ये सुनते ही बड़े नाक वाला आदमी खुशी से भर गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसने यून शातियान के जूते को देखा। उसके सामने जैद जैसे सफेद 3 इंच के कोमल पैर थे। उन पर लाल रंग के रेशमी जूते थे। जूते पर नक्काशीदार छोटा सा पशु बना था। इतनी नजदीक से एक हल्की सुगंध आए। बड़े नाक वाले को लगा मानो वह मदहोश हो जाएगा। उसने हाथ से जूता पकड़ा और अनजाने में यून शातियान के पैर को छू लिया। उसकी कोमलता उसे और भी पागल कर रही थी। उधर सुंदर युवक ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या जलने लगी। वह गुस्से से लाल हो गया। बड़े नाक वाले ने जूता देखकर कहा, एक पट्टी टूट गई है। यून शातियान ने हल्के से पैर हिलाया और जूता पूरी तरह उतर गया। अब उसका कोमल पैर पूरी तरह दिखाई दे रहा था। बड़े नाक वाले को लगा उसकी नाक से खून निकल जाएगा। वह तुरंत अपनी नाक पकड़कर बैठ गया। यून शातियान ने मानो कुछ देखा ही नहीं। वह बोली, जरा देखो कहाँ टूटा है। बड़े नाक वाले ने जूता उठाया और खड़ा होकर बोला, देखो, यहाँ की जैद पट्टी टूट गई है। यून शातियान का चेहरा उदास हो गया। ओह, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा जूता है, अब ये टूट गया। सुंदरता को दुखी देखकर बड़े नाक वाले का दिल पिघल गया। वह तुरंत बोला, चिंता मत करो, मेरे घर में ऐसी ही जैद पट्टी है, मैं तुम्हारे जूते ठीक करवा दूंगा। यून शातियान की आंखें चमक उठीं। सच? तो मुझे अपने घर का पता बताओ। जब जूते ठीक हो जाएंगे तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारा धन्यवाद करूंगी। ये सुनकर बड़े नाक वाला आदमी खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत 3 बार अपने घर का पता बताया। डर था कहीं वह भूल न जाए। यून शातियान ने हल्के से सिर हिलाया। फिर अचानक उसने अपनी अंगूठी से
एक और लाल कपड़े का जूता निकाला। बड़े नाक वाले ने जल्दी से कहा, तुम्हें खुद पहनने की जरूरत नहीं, मैं मदद करता हूँ। यून शातियान ने संकोच का नाटक किया और हल्के से अपना पैर उठा दिया। बड़े नाक वाला घुटनों के बल बैठ गया और बहुत सावधानी से उसके पैर में जूता पहनाने लगा। उसकी आंखें उस सुंदर जैद जैसे पैर से हट ही नहीं रही थीं। उधर सुंदर युवक गुस्से से जल रहा था। उसी समय पास के मोड़ से एक दल अचानक दिखाई दिया। उन्हें देखकर सुंदर युवक की आंखें चमक उठीं। उस दल में 13 योद्धा थे। उसने तुरंत सोचा, अगर वह इन 13 को मार दे तो उसे कई चाबियां मिल जाएंगी और तब यून शातियान जरूर उससे प्रभावित होगी। शायद वह सच में उसके घर आने के लिए भी तैयार हो जाए। ये सोचते ही सुंदर युवक अपने लोगों को लेकर सीधे उन 13 योद्धाओं पर टूट पड़ा। बड़े नाक वाले ने भी ये देखा। उसे तुरंत समझ आया, ये 13 लोग मानो घास के मैदान में खुले हुए शिकार हैं। वह कैसे सुंदर युवक को सारा फायदा लेने देता। वह तुरंत अपने लोगों के साथ उन पर झपट पड़ा। उधर वे 13 योद्धा सब मार्शल वंदनीय थे। उन्हें लगा था उनका दल इस गुप्त क्षेत्र में किसी से नहीं डरेगा, लेकिन जब उन्होंने 15 मार्शल वंदनीयों को एक साथ अपनी ओर आते देखा तो उनके चेहरे एक पल में बदल गए और उन्होंने तुरंत युद्ध की मुद्रा बना ली। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह लड़ाई असल में किसी और के लिए सबसे बड़ा मौका बनने वाली थी, क्योंकि 2 दीवारों के पीछे 4 जोड़ी आंखें इस पूरे दृश्य को शांतिपूर्वक देख रही थीं और उनमें से एक व्यक्ति काफी समय से बस एक सही पल का इंतजार कर रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 869 शांत आत्मा वृक्ष। दोनों दल एक ही पल में टकरा गए। तुरंत भूल भुलैया में भयानक युद्ध छिड़ गया। 13 योद्धाओं का नेता एक मध्य आयु का व्यक्ति था। जैसे ही दोनों पक्ष भिड़े उसे तुरंत समझ आ गया कि सामने वाले 15 योद्धा सभी मार्शल वंदनीय हैं। उसने दूर खड़े 8 लोगों को भी देखा। उसके मन में सवाल उठा, क्या वे भी मार्शल वंदनीय हैं? अगर सिर्फ 15 मार्शल वंदनीय होते तो 13 लोग मिलकर थोड़ी देर लड़ सकते थे। जीत या हार अभी तय नहीं थी, लेकिन अगर दूर खड़े 8 लोग भी मार्शल वंदनीय निकले तो ये लड़ाई सीधी मौत बन जाती। मध्य आयु के व्यक्ति ने दांत भींचे और चिल्लाया, पीछे हटो, ये सब मार्शल वंदनीय हैं। 13 योद्धा तुरंत मुड़े और भागने लगे। उधर सुंदर युवक और बड़े नाक वाला दोनों जोश से भर गए। उन्होंने जोर से चिल्लाया और अपने लोगों के साथ पीछा करने लगे। उनका नियम पहले ही तय था, जो भी दुश्मन को मारेगा उसकी भंडारण अंगूठी उसी की होगी, लेकिन चाबी यून शातियान को देनी होगी। सुंदर युवक बोला, जो मारेगा लूट उसी की। बड़े नाक वाले ने तुरंत कहा, मंजूर है। उधर यून शातियान ने अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ ये दृश्य देखा और बोली, चलो हम भी पीछे चलते हैं। दूर 2 दीवारों के पीछे करण की आंखें अचानक खुल गईं। उसने धीरे से कहा, मौका मिल गया, पीछा करो। उधर भागते हुए 13 योद्धा गुस्से से भर गए थे। उनमें से एक बोला, बड़े भाई, क्या हम इतने कमजोर हैं? क्यों न मुड़कर लड़ें? मध्य आयु का नेता सख्ती से बोला, बेवकूफ मत बनो। अगर जीत भी गए तो भारी नुकसान होगा और इस भूल भुलैया में निकास कब मिलेगा किसे पता। अपनी ताकत बचाना सबसे जरूरी है। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसे भी बहुत अपमान लग रहा था, क्योंकि सामने वाले उन्हें कमजोर शिकार समझ रहे थे। लेकिन वह जानता था लड़ाई का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। तभी आगे 3 रास्तों वाला मोड़ दिखाई दिया। नेता ने दांत भींचे और चिल्लाया, अलग अलग भागो। एक पल में 13 योद्धा 3 दलों में बढ़ गए और तीनों रास्तों में गायब हो गए। पीछे सुंदर युवक और बड़े नाक वाला मोड़ पर रुक गए। उनके चेहरे बहुत खराब हो गए, क्योंकि भूल भुलैया बहुत जटिल थी। अगर लोग अलग अलग भाग गए तो पीछा करना खतरनाक हो सकता था। उसी समय यून शातियान भी वहां पहुंच गई। उसने स्थिति
देखी और अंदर ही अंदर आह भरी, क्योंकि 13 मार्शल वंदनीय, यानी कम से कम 13 चाबियां, और वे सब अब हाथ से निकल गए थे। तभी बड़े नाक वाले ने आसपास देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वह चिल्लाया, शातियान, इधर देखो, यहाँ एक खजाने का संदूक है। जल्दी खोलो, हो सकता है अंदर किंगतियन भोज हो, हमें भी देखने का मौका मिले। यून शातियान मुस्कुराते हुए आगे आए। ठीक है, मैं खोलती हूँ। वह संदूक के सामने खड़ी हुई और चाबी काले वस्त्रधारी मार्शल वंदनीय को दे दी। कच, संदूक धीरे से खुल गया। सभी की नजरें एक साथ अंदर गईं। अंदर सिर्फ 1 इंच का शांत आत्मा वृक्ष शांत पड़ा था। सुंदर युवक और बड़े नाक वाले दोनों के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने अपने भीतर जमा आकाश पृथ्वी की शक्ति तुरंत वापस खींच ली, क्योंकि वे पहले से तैयार थे। अगर संदूक में किंगतियन भोज निकला तो वे तुरंत यून शातियान को मार देंगे, लेकिन अंदर केवल शांत आत्मा वृक्ष था। यह कीमती था, लेकिन उनके लिए इतना भी नहीं कि वे उसके लिए यून शातियान से दुश्मनी लें। अगर संदूक में वास्तव में किंगतियन भोज होता तो शायद अगले ही पल यून शातियान जिंदा न बचती। लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं थी कि इस पूरे खेल को एक और व्यक्ति ध्यान से देख रहा है, और उसके मन में एक बेहद खतरनाक योजना धीरे धीरे तैयार हो रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 870 चांदी का संदूक। रास्ते भर दोनों आदमी यून शातियान को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे किसी साधारण योद्धा परिवार के नहीं थे। वे बड़े संप्रदायों के मुख्य शिष्य थे, यहाँ तक कि भविष्य के उत्तराधिकारी भी। ऐसे लोग सिर्फ किसी सुंदर स्त्री के लिए किंगतियन भोज जैसे महान खजाने को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर यह खजाना संप्रदाय को मिल जाए तो वह पूरे महाद्वीप का शीर्ष संप्रदाय बन सकता है, और तब स्त्रियों की कोई कमी नहीं रहेगी। दोनों आदमी बेवकूफ नहीं थे, उन्हें ये सच्चाई भली भांति पता थी। यून शातियान ने संदूक के अंदर पड़े शांत आत्मा वृक्ष को देखा। उसने हल्की आह भरी। हम किंगतियन भोज तो नहीं है, लेकिन शांत आत्मा वृक्ष भी कम कीमती नहीं। उसने हाथ हिलाया। उसका एक काले वस्त्र वाला योद्धा आगे बढ़ा और वह लकड़ी संग्रहित कर ली। यून शातियान चारों ओर देखने लगी। वह निकास का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी एक कोने ने उसका ध्यान खींच लिया। भूल-भुलैया के रास्ते हर दिशा में फैले हुए थे, सीधे रास्ते, चौराहे और 3 रास्तों वाले मोड़, लेकिन ये रास्ता कुछ अलग लग रहा था। यह टी आकार का मोड़ था और इतना छिपा हुआ कि अगर कोई ठीक सामने खड़ा न हो तो उसे देख ही नहीं सकता। यून शातियान ने उंगली उठाई। वहां क्या तुम लोग कुछ देख रहे हो? बड़े नाक वाला और सुंदर युवक दोनों चौंक गए। उन्होंने उस दिशा में देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वे दोनों यून शातियान के पास आए। ध्यान से देखा, तब जाकर उन्हें छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संदेह की चमक थी। फिर उन्होंने अपने आदमी बुलाए। दोनों दलों से एक एक मार्शल वंदनीय आगे बढ़ा। वे उस रास्ते की जांच करने लगे। बाकी लोग धीरे धीरे उनके पीछे चल रहे थे, अगर कुछ खतरा हुआ तो तुरंत हमला कर सकें। जैसे ही वे मोड़ पार करके अंदर गए, सभी अचानक रुक गए, क्योंकि उनके सामने एक चांदी का चमकता हुआ संदूक रखा था। ये संदूक दूसरे संदूकों से पूरी तरह अलग था। उसका रंग अलग था, उसका आकार भी बड़ा था। सभी के मन में एक ही विचार आया, क्या किंगतियन भोज यही है? बड़े नाक वाले ने तुरंत कहा, मुझे लगता है ये संदूक मेरे भाग्य से जुड़ा है। मैं इसे खोलूंगा, बाकी संदूक तुम लोग ले लेना। उसने हाथ हिलाया। उसका एक सहायक आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और चांदी के संदूक की ओर चल पड़ा। ये देखकर सुंदर युवक चौंक गया। उसे तुरंत समझ आया, इस आदमी ने पहले मिली सारी चाबियां यून शातियान को नहीं दी थीं। वह तुरंत बोला,
रुको, मुझे लगता है ये संदूक मेरे भाग्य से जुड़ा है। इसे मैं खोलूंगा। उसने भी अपनी जेब से एक चाबी निकाल ली और आगे बढ़ गया। दोनों के बीच तनाव फिर बढ़ गया। बड़े नाक वाले ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, तुम खोलो। उसका आदमी तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसने चुपचाप अपने मालिक की ओर देखा, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो हमला किसी भी पल हो सकता था। दूर यून शातियान सब कुछ शांत आंखों से देख रही थी, मानो उसे इससे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन उसकी आंखों के गहरे अंदर एक खतरनाक चमक छिपी थी। उधर काफी दूर दीवारों के पीछे कर्ण अपनी स्वर्गीय दृष्टि से सब कुछ देख रहा था। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि दीवारों के पार उसे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। कई भूल-भुलैया मार्ग उसी स्थान पर आकर मिल रहे थे। कर्ण धीरे से बोला, यही है भूल-भुलैया का केंद्र। और उसे अचानक गुप्त क्षेत्र के स्वामी सम्राट किंगतियन की बात याद आई। भूल-भुलैया का निकास इसके केंद्र में है। कर्ण की आंखें चमक उठीं, उसे समझ आ गया, निकास यहीं कहीं है और किंगतियन भोज भी शायद यहीं छिपा हुआ है। लेकिन जब उसने देखा कि यून शातियान और बाकी लोग उस चांदी के संदूक की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके मन में एक हल्की कुंठा उठी, क्योंकि अगर वे उस संदूक को छोड़ देते तो वह चुपचाप आकर अंदर का खजाना ले सकता था, और बहुत संभव था कि उस संदूक के अंदर वही चीज हो जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी, किंगतियन भोज। लेकिन अब खेल और भी खतरनाक होने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।